हो गया ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग फिर नोट। सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की जो भी हमारी शक्तियां हैं, हमारे एम लक्ष्मीकांत बुक में जो भी हमारा लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है कि हम लोग क्या करें, हमने राष्ट्रपति के बारे में जो भी कुछ हमारे कुछ आर्टिकल्स थे उसको हमने पढ़ लिया है। तो आज का आपका टॉपिक क्या होगा, हमारा हमें क्या पढ़ना है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, जो कि क्या है, हमारे हेड ऑफ नेशन है, तो उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं उसको जानना हमें क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह क्या है, हमारे हेड ऑफ नेशन है, यानी राष्ट्र के क्या है, प्रमुख है। तो आखिर उनके पास क्या क्या पावर से क्या क्या शक्तियां है उसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, जो चीजों को हमने पहले पढ़ा था उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था कि हमारे राष्ट्रपति से लेकर कुछ हमने क्या किया था, आपको एक ट्रिक बताया था कि हमें राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स है उनसे संबंधित जितने भी सारे हमारे आर्टिकल्स है उसको कैसे याद करेंगे। तो उसको कैसे याद करने के लिए हमने क्या किया था, आपको ट्रिक बताया था। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा था कि हमारा पकानी कोका दुयु दशम, इसे याद करना है। प से क्या होगा, यानी आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है आपका, कि राष्ट्रपति का पद होगा, यानी हमारे देश में एक राष्ट्रपति का क्या होगा, पद होगा, जिसे हम लोग कहाँ से लाए हैं, ब्रिटेन से लाए हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह हमारे देश के क्या होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, तथा प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, तो आपके पीएम होते हैं। फिर हमने क्या बताया था कि आपका का मतलब क्या होता है, यानी आर्टिकल 53 में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, यानी जो संघ की कार्यपालिका होती है वह हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। का से मैंने क्या बताया, कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका किस में निहित होती है, तो हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। और जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वह हमारे जो संघ की कार्यपालिका होती है उसके औपचारिक प्रधान होते हैं, यानी ऑफिशियल हेड होते हैं। और वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो हमारे पीएम होते हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। फिर हमने आपको आर्टिकल 54 में बताया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो भी प्रक्रिया बताई गई है, जितने सारे भी प्रोसीजर थे उसको हमने देखा था। फिर आपका आर्टिकल 56 क्या कहता है, हम लोग 55 को नहीं देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर आपका आर्टिकल 56 क्या कहता है कि का मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल का होता है। ठीक है। फिर हमने आर्टिकल यहाँ पे 57 आप देख रहे हैं कि पकाने को का दुयो, दुयो का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार के लिए क्या हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो आर्टिकल 57 में बस यही कहा गया। ठीक है। फिर आपके आर्टिकल 58 में यो मतलब योग्यता, तो राष्ट्रपति पद की क्या दी गई है, योग्यता दी गई है। तो आपसे पूछेगा कि हमारे आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात कही गई है। फिर हमारे आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें रख दिया गया है, उसके बारे में बोला गया है। फिर आपके आर्टिकल 60 में यानी 100 से क्या होगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। फिर हमारे आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको स्टार्ट करके मतलब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होती है उसको जान लेते हैं। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग को जानेंगे। फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, आपके जो आज का प्यारा सा टॉपिक है वह क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों पर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं जो आपके पिछले क्लास में नहीं हो पाया था। तो देखिए अब आर्टिकल हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने 58 पर चलते हैं कि आपका आर्टिकल 58 क्या कहता है उसे जानते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो आखिर आपके राष्ट्रपति यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है या उसे बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसे देखना है। तो सबसे पहले तो वह क्या होना चाहिए, हमारे भारत देश का नागरिक होना चाहिए। फिर उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो उसका उम्र होना चाहिए 35 साल, यानी यहाँ पे 35 ईयर लिख दो। ठीक है, 35 ईयर। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक कहे कि हाँ ये राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस आपको समझना है कि हमारे संसद से 100 व्यक्ति कहे कि हाँ ये जो व्यक्ति है यह क्या हो सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। यानी इलेक्शन से पहले तो सबसे पहले एक और जरूरी होता है कि वो कुछ योग्यता को क्या करे, फुलफिल करे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा
कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र 35 ईयर होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक कहे कि हाँ ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकते हैं। फिर हमने क्या कहा कि जो जमानत राशि होती है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमारे आरबीआई में 15,000 रुपया का क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ठीक है। फिर पांचवी योग्यता क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है उनमें एक योग्यता होनी चाहिए यह भी कि वह क्या हो, हमारे लोकसभा का सदस्य बनने के क्या हो, योग्य हो। तो ये क्या हो गई, हमारे कुछ राष्ट्रपति पद की क्या हो गई, योग्यता हो गई। फिर हमें क्या देखना है, आपके आर्टिकल 59 में क्या देखना है, हमें राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें रख दी गई है। ठीक है। तो आपका सबसे पहला शर्त क्या है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब क्या हो, बैंकक्रप्ट ना हो, इस पर बहुत सारे पैसों का मतलब लोन का ये सारा कुछ झांझला मतलब कि मामला ना हो। ठीक हो। तो फिर क्या है, दूसरा क्या कहता है कि वह क्या हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। फिर क्या कहता है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह सदस्य है भी तो क्या होता है कि जब वह राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे उस सदन की सदस्यता क्या करनी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका शर्त हो गया हमारे राष्ट्रपति पद के लिए। तो आपको समझ में आ गया। फिर हमारा आर्टिकल 60 क्या कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा। तो हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाता है, सीजीआई दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपके राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने क्या कर लिया, जान लिया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी आर्टिकल 61 पर चलते हैं कि हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, और महाभियोग के थोड़ा सा प्रक्रिया को जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा होगा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, आपका आर्टिकल होगा 61। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया क्यों जाता है। तो ये जो आपकी महाभियोग की प्रक्रिया है इसको हम लोग लिए कहाँ से, तो आपके अमेरिका से लिए है, यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको हमने कहां से लिया है, अपने अमेरिका से लिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग है इसको लगाया कैसे जाता है, क्यों लगाया जाता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति जब हमारे संविधान का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उन पर क्या किया जाता है, आपका महाभियोग लगाया जाता है। तो संविधान का उल्लंघन करने पर संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि आखिर हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है कि जब हमारे जो देश के प्रेसिडेंट है यानी जो हमारे राष्ट्रपति है, अगर वह क्या करते हैं, हमारे संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, यानी संविधान में लिखी गई जो भी हमारे नियम कानून है उसका अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उन पर क्या किया जा सकता है, आपका महाभियोग प्रक्रिया चलाकर उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है। तो अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, आपसे पूछेगा कि क्या महाभियोग की प्रक्रिया केवल संसद से स्टार्ट किया जा सकता है, ऑप्शन में देगा क्या राज्यसभा से केवल स्टार्ट किया जा सकता है, केवल राज्यसभा से, केवल लोकसभा से। फिर तीसरा ऑप्शन क्या दे सकता है कि दोनों ही सदनों से, और चौथा ऑप्शन क्या दे सकता है कि इनमें से सभी से। तो जो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वह हमारे संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। तो जो इनकी प्रक्रिया है महाभियोग की, देखो यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकी प्रक्रिया को
प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन से क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन से, किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब क्या हो गया, या तो आपके लोकसभा या आपके राज्यसभा से क्या किया जा सकता है, हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट यानी प्रारंभ किया जा सकता है। और आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तो आपके प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तो 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, आपका बहुमत होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, आपका बहुमत होना चाहिए। जब 1/4 सदस्य कहते हैं कि हाँ हमारे जो राष्ट्रपति है वह क्या कर रहे हैं, हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इन पर क्या किया जाए, आपका महाभियोग का प्रक्रिया लगाकर इन्हें हटाया जा सकता है। तो आपके 1/4 सदस्य यानी 1/4 सदस्यों के बहुमत से क्या किया जा सकता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। अब पारित कैसे किया जाएगा, तो जब 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या कर दिया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया को यानी 2/3 सदस्यों की बहुमत से क्या कर दिया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया को पारित कर दिया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया पारित, ठीक है, पारित हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी आर्टिकल 61 क्यों लगाते हैं, जब वह क्या करते हैं, हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो क्या किया जाता है, उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। तो हमने क्या कहा कि आपके राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह हमारे संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि जो आपके महाभियोग की प्रक्रिया है उसे स्टार्ट करने के लिए हमारे 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। यानी 1/4 सदस्य कहे कि हाँ हमारे जो राष्ट्रपति है वह उन्होंने हमारे संविधान का उल्लंघन किया है, उन पर हम लोग क्या करते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि 1/4 सदस्यों को बहुमत से तो हमने स्टार्ट कर दिया। फिर जब 2/3 सदस्यों का बहुमत क्या हो जाता है, इसे हाँ हाँ कर देते हैं, तब क्या कर दिया जाता है, हमारे महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे पारित कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए क्या हो गया, पहले लोकसभा में जाता है, तो राज्यसभा में जाने से पहले यानी राज्यसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले किसको नोटिस देना रहता है, आपको प्रेसिडेंट को देना रहता है कि हाँ हम लोग आप पर क्या कर रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया हमने स्टार्ट किया है, आपने क्या किया, संविधान का उल्लंघन किया है। तो हमने क्या कहा कि लोकसभा में एक सदन में पारित हो गया, लेकिन दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन पहले क्या किया जाता है, हमारे राष्ट्रपति के पास वह नोटिस भेज दिया जाता है कि हाँ आप पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारे महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। और जो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इसमें एक और हम इंटरेस्टेड यानी इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे कि जो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें हमारे दोनों ही सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आपको हमने बताया था कि जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वह हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो भाग नहीं ले सकते, लेकिन आपके प्रेसिडेंट के महाभियोग में वह क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में लिख लीजिए कि इसमें दोनों ही सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर भाग ले सकते हैं।
इसमें दोनों ही सदनों के क्या कर सकते हैं, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं वह क्या कर सकते हैं, आपके भाग ले सकते हैं। और सदस्य होते हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, तो वह कौन है, हमारी राज्य विधानसभा के जो भी हमारे सदस्य होते हैं वह क्या कर सकते हैं, आपके राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक नोट तो ये हो गया। दूसरा नोट क्या हो गया कि राज्य विधानसभा हमने शॉर्टकट में लिख लिया, राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे राष्ट्रपति की महाभियोग की कुछ क्या हो गई, बातें हो गई, जो कि क्या है, सभी बातें इंपॉर्टेंट है और सभी को याद रखना भी क्या है, जरूरी है। तो ये आपका एक और टॉपिक क्लियर हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे, मतलब कैसे कैसे होता है, उसको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए कि आखिर हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग आखिर लगाया क्यों जाता है। तो हमने बताया कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट है वह हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो क्या किया जाता है, उन पर महाभियोग लगाया जाता है। फिर हमने कहा कि जो प्रक्रिया है वह हमारे संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, वह लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा हो सकता है। फिर हमने क्या कहा कि हमारे प्रारंभ करने के लिए, प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आपके 1/4 सदस्यों का बहुमत होना क्या है, जरूरी है। फिर हमने क्या कहा कि आपके 2/3 सदस्यों का बहुमत, जब यानी 2/3 सदस्य क्या कर देते हैं, इसमें हाँ भर देते हैं, तो क्या कर दिया जाता है, जो हमारे महाभियोग की प्रक्रिया है उसे पारित कर दिया जाता है। फिर हमने कहा कि लोकसभा यानी एक सदन में जब पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले क्या करते हैं, हम लोग राष्ट्रपति को नोटिस दे देते हैं कि हाँ, आप पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दिया है। फिर हमारा क्या होता है कि अब तो यह क्या हो जाता है कि मान लीजिए अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं बने हैं, मतलब है जिन पर हमने महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाया है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि नोट में आपको क्या लिखना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जो हमारे दोनों ही सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वह क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन आपके राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका राष्ट्रपति की महाभियोग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, आपके पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की आखिर शक्तियां क्या क्या होती है, इनके बारे में हमने इतने सारे चीजों को तो देख लिया। तो जब तक इनकी शक्तियों को नहीं देखते कि आखिर इनकी शक्तियां क्या क्या हमारे संविधान में दी गई है, तो उसे जानते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट अब देख लेते हैं, हमारे बुक में जो चीजें लिखी गई है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके राष्ट्रपति की शक्तियां, जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसी का हमने यहाँ पे पीडीएफ लाया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, फिर उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या कार्यकारी शक्तियां के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या करते हैं, विधायी शक्तियां के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या करते हैं, सारी चीजें डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियां जानने में जो सबसे पहले इनकी शक्तियां है वह क्या है, कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति में मैम हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कार्यकारी शक्ति में बस आपको यही पढ़ना है कि जो हमारे राष्ट्रपति है वह किन किन को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। यानी इसमें बस आपको पढ़ना है कि जो हमारे राष्ट्रपति है वह पीएम की नियुक्ति करते हैं और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो वो सारी शक्तियां कहाँ आ जाएगी, हमारे कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आ जाएंगी, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर आपका दूसरा क्या है, आपका विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति में भी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या शक्तियां है इनके पास। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आखिर वित्तीय शक्तियां, आखिर जो पैसा के मामले से जो भी हमारी शक्तियां है वह हमारे प्रेसिडेंट को कितना दिया गया है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यायिक शक्तियां पढ़ेंगे। फिर हम लोग सैन्य शक्ति पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपातकालीन शक्ति। ये जो आपकी कूटनीतिक शक्तियां है उससे बात बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कार्यकारी शक्ति पढ़ेंगे, विधायी शक्ति पढ़ेंगे, वित्तीय शक्ति पढ़ेंगे, और आपका न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे, सैन्य शक्ति पढ़ेंगे, आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके कार्यकारी शक्ति पे आ जाते हैं कि आखिर जो हमारे राष्ट्रपति है उनका मतलब जो कार्यकारी शक्ति है वह क्या क्या है। तो कार्यकारी के मतलब हमने बता दिया कि इसमें हम लोग ज्यादातर चीजों को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति किन किन को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, देखो देखिए तो पढ़ते हैं कि आखिर राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है उसे देखते हैं। तो कार्यकारी शक्तियां में सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो महत्वपूर्ण चीज है उसी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो जो आपके राष्ट्रपति है वह ऐसे नियम बना सकता है, यानी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है वह कुछ नियम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, जिससे हमारे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है वह क्या कर सकते हैं, कुछ नियम कानून बना सकते हैं जिससे क्या हो सके कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो हमारी केंद्र सरकार है वह क्या कर सके, उसके कार्य को करने में क्या हो सके, कुछ आसानी मिल सके, यानी वह सहज तरीके से क्या कर सके, कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। यानी कुछ मंत्रियों को काम बांटना होगा, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, मंत्री को सभी मंत्रालय को क्या करते हैं, काम बांटते हैं। सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, पीएम। तो उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं जिससे क्या हो सके कि यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वह क्या हो सके, आसान हो सके। फिर आपका दूसरा क्या कहता है कि वह प्रधानमंत्री, आपका दूसरा कार्य क्या है, शक्ति क्या है कि वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है वह क्या करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ये दूसरी शक्ति हो गया। जो जो शक्तियां इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया तथा अन्य मंत्रियों का नियुक्ति भी इन्हीं द्वारा किया जाता है। फिर हमने क्या बताया कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो हमारे अन्य मंत्री होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी इनके इच्छा अनुसार वह काम करते हैं। काम मतलब जब भी हमारे राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें हटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर आपका तीसरा कार्य क्या है कि वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यानी जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कि हमें आर्टिकल 76 में पढ़ना है, 76 में पढ़ना है अटॉर्नी जनरल को। तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। तो वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। और जो आपके महान्यायवादी होते हैं वह हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। फिर यहाँ पे चौथा क्या है कि वह महानियंत्रक है, यानी महानियंत्रक एवं ये काम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट, देखो। फिर आपका और शक्ति क्या है उसे देख लेते हैं। पहले तो हमने क्या देखा कि वह पीएम तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। फिर हमने देखा कि वह अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। फिर हमने क्या देखा कि वह हमारे भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक एवं मुख्य चुनाव आयुक्त तथा वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा राज्य के राज्यपाल और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। यानी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारे कार्यकारी शक्ति में हमें पढ़ना क्या है, तो बस यही देखना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह हमारे भारत के ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है
व्यक्ति या पद जिससे वह क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। फिर आपका क्या है कि वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों व विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जो जानकारी है वह क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। यानी हमने क्या कहा कि जो हमारे राष्ट्रपति है वह तो हमारे क्या है, राष्ट्र के क्या है, राष्ट्राध्यक्ष है। लेकिन जो प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। तो जो आपके प्रेसिडेंट है यानी जो आपके राष्ट्रपति है वह क्या कर सकते हैं कि वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों के संबंधित जो हमारे प्रस्ताव है उसकी जो जानकारी है वह हमारे पीएम से क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इनका क्या हो गया, कार्यकारी शक्ति हो गया। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिटेल से यानी जितने सारे हमने बातें पढ़ा उसको देख लेते हैं। कार्यकारी शक्ति। तो हमने क्या कहा कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके कार्यकारी शक्ति के बारे में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो वह क्या करते हैं, यानी सबसे पहले वह क्या करते हैं कि जो हमारे देश के पीएम होते हैं वह अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, वह नियुक्त करते हैं। तो कार्यकारी शक्ति में पहला क्या हो गया कि वह पीएम व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। वह पीएम व अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है। और फिर आपका इसका दूसरा शक्ति क्या हो गया, इनकी कार्यकारी शक्ति, कि वह जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल जिससे हमें क्या पढ़ना है, आपके आर्टिकल 76 में पढ़ना है। तो अटॉर्नी जनरल को क्या करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, आपके नियुक्त करते हैं। जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वह क्या करते हैं, सरकार के क्या होते हैं, वकील होते हैं। सरकार की बातों को वह कहाँ रखते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इन्हें नियुक्त कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। फिर आपके कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। हमारे देश में जितने भी पैसा का खर्च होता है, मान लीजिए किसी हमने क्या किया, नेशनल हाईवे को बनाने के लिए क्या कर दिया, आपका 10 करोड़ क्या कर दिया, पैसा दे दिया। तो यह 10 करोड़ क्या इस नेशनल हाईवे को बनाने में बहुत अच्छे से खर्च हुआ है कि इसमें घोटाला हुआ है, उन सब की जांच कौन करता है, तो उनका जांच कौन करता है, कैग करता है। तो इस कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। तो कैग को नियुक्त करते हैं, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं, और क्या करते हैं, वह पीएम व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारे प्रेसिडेंट का कार्यकारी शक्ति हो गया। फिर हमने क्या कहा कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह कुछ नियम या कानून बना सकते हैं जिससे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे क्या हो सके, कोई कार्य करने में आसानी हो सके। ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, हमारी प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्तियां हो गई। अब कार्यकारी शक्तियों के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, आपके प्रेसिडेंट के कहाँ आते हैं, विधायी शक्तियों पर। ये तो न्यायिक शक्ति है, विधायी शक्ति कहाँ है भाई, विधायी शक्ति। देखो विधायी शक्ति कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट के विधायी शक्ति पर, कि आखिर हमारे प्रेसिडेंट के पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी है, इसे देख लेते हैं। पहले इसे एक बार बुक में जो चीजें लिखा है उसे पढ़ लेते हैं, फिर जैसे हमने आपको कार्यकारी शक्ति बताया उसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की विधायी शक्तियां क्या क्या है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले विधायी शक्ति में क्या है कि वह संसद की बैठक बुला सकते हैं। संसद की बैठक बुलाने का मतलब क्या हो गया कि आप सबको पता है, थोड़ा सा बता देते हैं कि आप सबको पता है कि हमारे संसद के कितने सत्र होते हैं, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। यहाँ पे लिख लो। ओहो ये काम क्यों नहीं करता है। तो देखिए हमने क्या कहा कि आपके संसद के 3 सत्र होते हैं, पार्लियामेंट के, आपके पार्लियामेंट के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र में आपका कौन कौन सा सत्र होता है भाई, 3 सेशन में कौन कौन सा सेशन होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, बजट सेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका, बजट सेशन होता है, यानी बजट
सेशन। एक बार हम आपको समझा दे रहे फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्या करेंगे समझाएंगे, मतलब लिख दे रहे, ठीक है। बजट सेशन, फिर क्या होता है आपका मॉनसून सेशन। मॉनसून मॉनसून सेशन, फिर क्या होता है आपका विंटर सेशन। विंटर सेशन। जो आपका बजट सेशन है यह कहां से कहां तक चलता है, तो यह हमारे फेब टू मई तक चलता है, यानी फरवरी से लेके कहां तक चलता है, आपके मई तक चलता है। और यह कहां से कहां तक चलता है, जो हमारा मॉनसून सेशन होता है यह आपके जुलाई से लेकर जुलाई टू अगस्त तक यह क्या चलता है, आपका मॉनसून सेशन चलता है। फिर हमारा जो विंटर सेशन होता है वह आपके नवंबर से लेके कहाँ तक चलता है, तो दिसंबर तक चलता है। तो आपके जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी विधायी शक्तियां में सबसे पहले शक्ति क्या बताया गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह हमारे संसद का क्या करते हैं, बैठक बुलाते हैं, यानी संसद की क्या करते हैं, वह बैठक बुलाते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा बजट सेशन होता है वह क्या होता है आपके फरवरी से लेके मई से स्टार्ट होता है। तो फरवरी में जब सारे सांसदों को क्या करना है, बुलाना है कि आइए भाई अब हमारा फरवरी में बजट सेशन स्टार्ट हो गया है, इसमें हमें क्या क्या चर्चा हम लोग करते हैं। तो आपके बजट सेशन में क्या चर्चाएं होती है कि आखिर जो हमारा देश में पैसा है वह कहाँ से आ रहा है, और हमारे जो देश में पैसा हमारे पास जितना भी है उस पैसा को हमें किन किन क्षेत्रों पर खर्च करना है, यानी डिफेंस को कितना देना है, हेल्थ को मतलब हेल्थ जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उसको कितना देना है, रेलवे डिपार्टमेंट को कितना देना है। तो ये सारी बातें कहाँ मतलब चर्चा होती है, तो आपके बजट सेशन में चर्चा होती है। और आपके बजट सेशन में यह भी बात बताया जाता है कि टैक्स का स्लैब कितना होगा, यानी टैक्स कितना परसेंट कितने व्यक्तियों पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो वो जब सारी बातें जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो उस संसद का जो सत्र का जो बैठक होता है उसे बुलाते कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो वही बात आपके बोला गया है इस विधायी शक्ति में कि वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। यानी मान लीजिए जब सेशन चल रहा है तो वह लगातार तो चलेगा नहीं ना, उसे कुछ समय के लिए स्थगित भी किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। तो उसे स्थगित कौन करते हैं, तो उसकी शक्ति किसके पास है, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास है। तो वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। आप सबको पता है कि जो हमारी लोकसभा है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या होती है, हमारी एक अस्थायी सदन होती है। उसे हमारे राष्ट्रपति कभी भी उसे विघटित कर सकते हैं जब वह क्या करती है, अपना बहुमत खो देती है, ठीक है। तो वह क्या कर सकते हैं, आपके लोकसभा को क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं हमारे मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, ये नहीं कि अपने मन से, ठीक है। फिर आपका दूसरा शक्ति क्या हो जाता है कि वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। यानी इसके करने का मतलब क्या है कि आप सबको पता है कि हमारे 5 वर्ष के बाद क्या होती है, लोकसभा के नए सदन, यानी लोकसभा में नए सदस्य आते हैं। तो उनको संबोधित कौन करता है, तो हमारे देश के कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। कहाँ चले गए, हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। फिर अगला शक्ति क्या है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष है, आपका अगला शक्ति क्या कह रहा है कि यदि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि इसमें क्या कर रहा है, एक बार इसे मिटा ले रहे हैं, ठीक है। क्या कहा है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो, यानी आप सबको पता है कि हमारे जो स्पीकर होते हैं वह क्या करते हैं, पूरे लोकसभा के कार्यभार को संभालते हैं। तो अगर वह क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, यानी अध्यक्ष भी ना आए और आपके उपाध्यक्ष भी ना आए, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वह क्या कर सकते हैं, तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को क्या कर सकते हैं, सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। यानी जब कोई भी हमारा जो स्पीकर है वह नहीं आए, या जो आपका डिप्टी स्पीकर है अगर वह भी नहीं आता है, तो क्या करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वह हमारे सदन के किसी भी सदस्य को क्या कर सकते हैं भाई,
तो वह लोकसभा की अध्यक्ष उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष उन्हें क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे अगर राज्यसभा के सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हो जाते हैं तो उसकी शक्ति कि किसी भी सदन के सदस्यों को सभापति बना दो, किसके पास है, तो वह हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, फिर आपका अगला क्या कहता है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों के यानी इन 4 क्षेत्रों में से व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं, वह हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वह नियुक्त कर सकते हैं। फिर आपका अगला शक्ति क्या है, इनका जो विधायी शक्ति है वह क्या है, उसे देख लेते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह क्या करते हैं कि वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निहर्ता यानी अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। मान लीजिए क्या होता है कि हमारे संसद के कोई सदस्य है जिन पर क्या किया गया है, अयोग्यता का इल्जाम लगाकर उनसे क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी सदस्यता को क्या करो, त्याग करो। तो उससे क्या करेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह क्या करेंगे कि वह चुनाव आयोग से क्या करेंगे, सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे और वह देखेंगे कि क्या यह जो इन पर इस बात को लेकर जो अयोग्यता ठहराया गया है क्या वह बात सही है या गलत है। तो वह क्या करेंगे, इसकी शक्ति किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। यानी किसी भी सदन के सदस्य की सदस्यता अगर क्या करना है, उन्हें हटाना है, तो वह शक्ति किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि हमारे संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी हमारे संसद में कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसे आपको अगर प्रस्तुत करना है तो उससे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति की उस पर अनुमति लेना जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया, आपका विधायी शक्ति हो गया। अब हम लोग कहाँ आते हैं, आपके प्रेसिडेंट के वित्तीय शक्ति पर आते हैं कि आखिर हमारे प्रेसिडेंट का वित्तीय शक्ति क्या क्या है उसे देख लेते हैं। तो वित्तीय शक्ति में आपका सबसे पहले क्या आता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जो आपका मनी बिल है वह क्या होता है, हमारे संसद में उसको प्रस्तुत आप तभी कर सकते हैं जब उस पर क्या हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो। तो ये क्या हो गया, आपका राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति हो गया कि हम लोग धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। और फिर आपका दूसरा क्या कहता है, ये आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है कि वह वार्षिक वित्तीय विवरण को यानी जो हमारा बजट होता है वह हमारे संसद के समक्ष क्या करते हैं, रखते हैं। यानी वह वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी आपके संविधान में बजट शब्द का चर्चा नहीं किया गया है, बजट को क्या हमने बोला है आपके संविधान में, तो वार्षिक वित्तीय विवरण बोला है। तो वह वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या करते हैं, हमारे संसद के समक्ष रखते हैं। आपके कौन रखते हैं, तो प्रेसिडेंट रखते हैं। ठीक है, फिर आपका तीसरा शक्ति क्या है कि अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अनुदान की कोई भी मांग का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे, मान लीजिए क्या हो गया कि हमने कोई नेशनल हाईवे को बनाने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए क्या किया कि हमने 8 करोड़ क्या दिया, पैसा दिया। अब यह जो 8 करोड़ पैसा है इस नेशनल हाईवे को बनाने में क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो अगर अधिक राशि चाहिए तो वह कैसे मिलेगा, तो राष्ट्रपति की उस पर क्या होनी चाहिए, सिफारिश, मतलब पहले क्या होनी चाहिए, उस पर राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, अनुदान की कोई भी मांग क्या कर सकते हैं, अनुदान की कोई भी मांग से जो भी संबंधित जो आपका विधेयक है उसे क्या कर सकते हैं, आप संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उस पर पहले सिफारिश किसका होना चाहिए, यानी पूर्व स्वीकृति किसका होना चाहिए, तो आपके प्रेसिडेंट का होना चाहिए। फिर आपका क्या कह रहा है कि वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यानी आप सबके घर में एक क्या बनाया जाता है, बैंक होता है, यानी सबके अकाउंट होते हैं पापा या मम्मी के। और जब आपके घर में क्या होती है, कुछ लोगों का तबीयत खराब हो जाता है या ऐसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वह अधिकार किसके पास है, उस अकाउंट से पैसे निकालने का, तो हमारे घर के जो पापा मम्मी होते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपके देश में कोई अकाल आ जाए, मान लीजिए
कोरोना जैसी कोई पैंडेमिक आ जाता है, कोई महामारी आ जाता है, तो उस समय में हमारे आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, फिर आपका क्या कहता है कि वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करते हैं? वह वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो आपका फाइनेंस कमीशन है, जिससे हम लोग आर्टिकल 280 में पढ़ेंगे, यानी 280 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसका बोल सकते हैं कि गठन कौन करता है? तो वह हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। जो आपके वित्त आयोग होते हैं, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वह सदस्य होते हैं, वह क्या करते हैं? आपके केंद्र व राज्य के मध्य क्या करते हैं? राजस्व का बंटवारा करते हैं। राजस्व का मतलब क्या हो गया कि कितना पैसा केंद्र को दिया जाएगा, कितना पैसा हमारे स्टेट को दिया जाएगा। तो इन सबका जो बंटवारा है, लेखा जोखा है, वह कौन करते हैं? तो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य करते हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका कुछ वित्तीय शक्ति हो गया। अब हम लोग कहाँ आते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के न्यायिक शक्ति पर आते हैं। तो अब इनका न्यायिक शक्ति क्या है उसे देखते हैं। तो न्यायिक शक्ति में सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां एवं उनके कार्य। तो वह क्या करते हैं? वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यानी इसमें बस आपसे इतना बोला गया है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। फिर आपसे क्या कहा गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह क्या कर सकते हैं? हमारे देश के न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट है वह क्या है? बाध्यकारी नहीं है। तो वह क्या है? वह उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकते हैं? किसी विधि या किसी तथ्य पर वह क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए वह क्या है? आपके बाध्यकारी नहीं है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या है? तीसरी शक्ति क्या है उसे देख लेते हैं भाई। देखिए, इसे मिटा लेते हैं। तो आपकी तीसरी शक्ति क्या है उसे देखते हैं। तो वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के लिए दंड देश को निलंबित या माफ या परिवर्तित कर सकते हैं। यानी इनके पास क्या है? क्षमा दान की शक्ति है। आर्टिकल 72। राष्ट्रपति क्या है? मान लीजिए हमने क्या किया, किसी व्यक्ति को क्या किया, जैसे अजमल कसाब था, तो उसके पास उसको हमने अजमल कसाब जो कि हमारे ताज होटल पर क्या किया था? आक्रमण किया था, अटैक किया था। तो उसको फांसी का जब सजा दिया गया था, तो हमारे भारत के कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि क्या कर रहे थे? उसकी फांसी को माफ करवाने के लिए वह हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या कर रहे थे? अपनी याचिका दायर कर रहे थे कि ये जो अजमल कसाब है, इसकी फांसी को हम लोग क्या कर सके, मतलब जो प्रेसिडेंट है वह क्या कीजिए? माफ कर दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को यानी उसको अगर फांसी की सजा दे दी गई है, तो उसे माफ करने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, फिर इसमें क्या कहा गया है? बस आप लोग क्या करो, इतना जान लो। इतना क्या है हमारा काफी है न्यायिक शक्तियों में। अब न्यायिक शक्तियों के पास हम लोग, न्यायिक शक्तियों के बाद हम लोग कहाँ आते हैं कि आपके प्रेसिडेंट का क्या है? एक सैन्य शक्ति भी होता है। प्रेसिडेंट का सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। ठीक है, तो जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वह हमारे तीनों सेना के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। यह प्रेसिडेंट यहाँ पे लिख लीजिए, आपके प्रेसिडेंट तीनों सेना के तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका एक तरह का पावर हो गया। फिर हमने क्या कहा कि जो आपके प्रेसिडेंट है वह किसी भी युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं। तो जो आपके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, कर सकते
है, ठीक है, कर सकते है। तो ये क्या हो गया, आपके प्रेसिडेंट का सैन्य शक्ति हो गया। अब सैन्य शक्ति के बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट के आपातकालीन शक्ति पर। आपने इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं आपातकालीन शक्ति। कहाँ आ रहे भाई आपातकालीन शक्ति पर? पहले ये क्या आ गया, इसको कट करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग कहाँ आते हैं, आपके आपातकालीन शक्ति पर आते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट का आपातकालीन शक्ति कैसे कैसे है। आपातकालीन शक्ति, तो आपको हम बता दें कि आपके यानी हमारे देश में क्या है, 3 तरह के नेशनल और 3 तरह के क्या होते हैं, हमारे इमरजेंसी होते हैं। आपके आर्टिकल 352 में क्या है, आपका नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आपके आर्टिकल 356 में क्या है, आपका स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है। फिर आपके आर्टिकल 360 में क्या है, तो आपका वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। तो आपके देश में क्या होते हैं, यानी हमारे देश में क्या होते हैं, कुछ आपातकालीन शक्ति का क्या है प्रोविजन, यानी क्या होते हैं, हमारे कुछ इमरजेंसी के प्रोविजन बनाए गए हैं। तो आपके इमरजेंसी में सबसे पहला इमरजेंसी कौन सा है, आपका नेशनल इमरजेंसी है, फिर क्या है आपका स्टेट इमरजेंसी है, फिर क्या आपका वित्तीय आपात है। तो इन सारे इमरजेंसी को हमारे देश में लागू करने का अधिकार किसके पास है, तो आपके राष्ट्रपति के पास है। इनको लागू करने का अधिकार, इनको लागू करने का अधिकार हमारे प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रेसिडेंट का आपातकालीन शक्ति हो गया। यानी आपके देश में 3 तरह के इमरजेंसी लगाए जाते हैं, जिसमें से पहला क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, यानी राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, तो 3 स्थितियों में लगाया जाता है, जब क्या हो जाए, हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, या दूसरा क्या हो जाए, आप बाह्य आक्रमण हो जाए, या तीसरा क्या हो जाए, आंतरिक अशांति को अब रिप्लेस करके हमने सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। तो इन 3 आधारों पर क्या हो सकता है, आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है। फिर इसको लगाने का अधिकार किसके पास है, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास है। फिर आपका क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी लगता है, यानी जब हमारी जो राज्य सरकारें हैं वह संविधान के अनुसार शासन नहीं करती है, तो वहां पर क्या लग जाता है, आपका स्टेट इमरजेंसी लगता है। फिर आपका वित्तीय आपात है, यह एक ऐसा आर्टिकल है जो कि हमारे यहाँ अभी देश में कभी भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो वह कौन है, आपका आर्टिकल 360 है। तो ये क्या हो गया, हमारे आपातकालीन शक्ति हो गए हमारे प्रेसिडेंट के, और ये क्या हो गया, आपका सैन्य शक्ति हो गया। तो लगभग हमने क्या कर लिया, लगभग तो नहीं, हमने सारे क्या कर लिए, अपने राष्ट्रपति के जो हमारे शक्ति थे, पावर थे, उसको हमने क्या कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपके प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनके बारे में सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और आपको क्या करना है, इनका रिवीजन करते चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर जो हमारा अगला सेशन होगा वह क्या हम लोग पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।